नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौरव सेकरवार, इतिहास का टीचर और AWT परिवार में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ AWT परिवार आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का पूरा प्रयास कर रहा है और उसी क्रम में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के एकेडमिक एग्जाम तक काम करता है और उसका नाम है भारत का संविधान। भारत का संविधान पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि संविधान का अर्थ क्या होता है। अगर आप हिंदी के संधि विच्छेद करना जानते होंगे तो आपको पता होगा सम माने समान और विधान माने वो उपाय जो किसी भी संस्था को नियम और कायदे में लाके रखता है। भारत 22 भाषाओं, 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न लिंग, जाति, धर्म, परंपराओं का देश है। इतने बड़े देश को संभालने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो विधान बनाए गए हैं, उन्हीं का नाम हमने संविधान रखा है। संविधान पढ़ने से पहले संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। संविधान का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का अर्थ अच्छे से पता है तो आप उसका विश्लेषण बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। सबसे पहले मैं आपको संविधान की मूल प्रति के बारे में बताना चाहूँगा। जो आप मेरे सामने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे तस्वीर बनी हुई है, ये दरअसल संविधान की मूल प्रति है। इसकी जो शुरुआत की गई थी, जब ये लिखना शुरू किया गया था, तो इसको अपनी कैलीग्राफी से, अपने सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको बाद में 24 जनवरी 1950 तक हिंदी के अनुवाद में अंगीकृत करके संविधान के सभी सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर लिए गए और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मूल प्रति आपको प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। अर्थात अगर आपको कोई देश बनाना है और आपको कहना है कि ये हमारा देश है, तो आपको उसको चलाने के लिए एक विधान यानी कि एक सारे के सारे नियम और कायदे होने चाहिए और उसी को हम बोलते हैं संविधान। और जब तक ये कहीं पे अगर लिखा हुआ ना हो या सारे के सारे मूल परंपरा अगर आपको पता ना हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कायदे में बंद करके उस देश को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है। दूसरा, यह उन नियमों, उपनियमों आदि का लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार को संचालित करता है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी संस्था चलानी है तो उसके कुछ नियम और उसके कुछ उपनियम आपको बनाने पड़ेंगे, जिनको आपको संबंधित अधिकारियों को समझाना पड़ेगा और उसी के तहत आप उस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से संविधान भी जो होता है देश की विभिन्न संस्थाओं को अलग उपनियम और अधिकार देता है, जिसकी वजह से कोई भी संस्था या कोई भी धीरे धीरे करके या हो सके तो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तीसरा, यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विधायिका होता क्या है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। किसी भी देश के 3 मजबूत स्तंभ, जिन्हें आप बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इनका सबसे पहला नाम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारत के संविधान की सबसे बेहतरीन और आप ये कह सकते हैं कि सबसे अनूठी और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर तीनों शक्तियों का जो निर्धारण किया गया है वो क्षैतिज रूप में किया गया है। अर्थात अगर इसमें से कोई भी शक्ति या कोई भी संस्था ढंग से कार्य नहीं करेगी तो बाकी की संस्थाएं उसको उस नियमों के तहत कार्य करने के लिए उसको आगे नियम और कायदे बनाएंगी और उसको समय समय पर उसको सुझाव भी देती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधायिका की, तो विधायिका जो सारे के सारे संविधान के नियम कानून जो सीधे सीधे जनता से रिलेटेड होते हैं, लोकतंत्र से रिलेटेड होते हैं, उनको बनाने का कार्य करता है। जबकि कार्यपालिका उन बनाए हुए कानूनों, नियमों और कायदों को अपने द्वारा संचालित करने का कार्य करता है। जबकि न्यायपालिका एक तरह से बोला जाए तो हमारी पेरेंट या गार्जियन के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार से बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माँ बाप उसको सलाह, सुझाव अथवा दंड भी देते हैं, उसी प्रकार से न्यायपालिका का कार्य है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य या जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति कोई ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो ये न्यायपालिका का पूरा पूरा अधिकार है कि उनको ठीक करने के लिए वो निर्धारित रूप से
कार्यवाही को कर सकती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संवैधानिक संस्था के कार्यों को शक्तियों का वितरण करता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संविधान ने किसी भी एक संस्था को तानाशाह के रूप में बनने की सलाह नहीं दी है और ना ही इस तरह की शक्तियों का निर्धारण किया है कि कोई भी संस्था उस पूरे देश पे हावी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि संविधान में शक्तियों का वितरण जो किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किया गया है, ताकि कोई भी संस्था या व्यक्ति आने वाले समय में उस देश के संविधान पर कब्जा करके उस देश की राजनीतिक स्थिरता को खराब ना कर सके, जिससे जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। जनता और राज्यों की भी संबंधों का विनियमन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे कोई राजा होता है और कहीं पे प्रजा होती है तो वहाँ पे राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें, अगर हम बात करें कि हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र का ये निर्णय है कि जो भी कानून बनेगा वो लोगों के तंत्र के हिसाब से बनेगा, अर्थात लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनेगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को तानाशाह नहीं बनने दिया जाता और इसीलिए यहाँ पे जो शक्तियों का और संबंधों का वितरण है ये आपस में करने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। यह देश के आदर्शों और उद्देश्यों का दर्पण भी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान है, जहाँ पर 22 से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग, लगभग 700 से ऊपर बोली बोलने वाले लोग, 28 राज्यों में निवास करने वाले, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बांधने की अगर क्षमता किसी एक संविधान में है तो ये भारत के संविधान में है। और ये संविधान आज भी पूरी दुनिया में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो रखा है। इसीलिए आपको और हमको ये गर्व होना चाहिए कि हमारे पुराने महान व्यक्तियों ने जो ये संविधान बनाया है, इतना सोच समझ के बनाया है कि आज़ादी के लगभग 78 साल बाद भी ये पूरी ताकत के साथ अपने आप को बनाए रखे हुए है और इसी के आदर्शों पे पूरा का पूरा देश कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, अगर आप कोई भी चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की ये बड़ी गलत धारणा है कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है, अरे भारत के संविधान में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये उन व्यक्तियों के संग समस्या है जो संविधान को गहराई से नहीं पढ़ते, जिन्हें ये नहीं पता कि संविधान वास्तव में जब बनाया गया था तो न जाने कितनी बैठकें हुई थी, न जाने कितने सत्र चले थे, कितना डेटा इकट्ठा किया गया था और उस पर कितना संश्लेषण और विश्लेषण किया गया था, और तब जाकर के भारत का संविधान आज भी पूरे देश को एक बनाए रखे हुए है। तो सबसे पहले हम भारत के संविधान की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे अच्छी बात, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और इतना बड़ा लिखित संविधान कि इसको बनाने के बाद इसमें रखे गए थे शुरू में 22 भाग, और इन्हीं 22 भागों में धीरे धीरे अमेंडमेंट करते हुए जैसी जरूरत पड़ी उनको हमने 25 भागों में कन्वर्ट कर दिया। जब ये संविधान बना तो हमारे पास थी 8 अनुसूची, जो कि बाद में आने वाले समय में 12 अनुसूचियां बन गई। जब हमने देश का संविधान बनाया तो लगभग 395 अनुच्छेद भी हुआ करते थे, जो समय की मांग के साथ साथ आगे बढ़ते गए और लगभग 445 प्लस अनुच्छेद इस समय वर्तमान में समय की स्थितियों परिस्थितियों के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस संविधान को बड़ा बनाते जा रहे हैं। और यही विशेषता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे पास में है। भले ही भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन राज व्यवस्था से प्रेरित था, लेकिन उनके पास भी दुनिया का इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है जितना बड़ा भारत के पास में लिखित संविधान है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व बाहरी स्रोतों से निर्मित। देखिए, एक चीज होती है कि अगर आपको अपने दुश्मन से भी कोई अच्छी चीज सीखने को मिल रही है तो आपको वो सीखनी चाहिए। हमने
दुनिया के कई देशों से, जहां से सबसे बेहतर या जो हमें लग रहा था कि दुनिया में इस देश से बेहतर ये कानून कोई नहीं बना सकता है, हमने वो कानून वहां से उठाया है। जैसे हम बात करें तो अमेरिका से हमने राष्ट्रपति के चुनाव ले लिए, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य ले लिया, और इस तरीके से न जाने कितने ही देशों से हमने, जैसे कनाडा हो गया, जहां से हमने संघ और राज्य की व्यवस्था और उनके संबंधों के बारे में जानकारी ली। और इस तरीके से हमने सबसे बेहतरीन अनुभवों को एक दूसरे विशेषज्ञों से साझा करते हुए संविधान के आंतरिक और बाहरी स्रोतों से इस संविधान को और ही ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और रिलायबल बनाया। रिलायबल मतलब कि वो आगे भी कार्य करता रहे। संविधान का तीसरा पॉइंट है कहीं लचीला व कहीं कठोर प्रावधान रखने वाला। इसको नम्यता व अनम्यता की विशेषता भी बोलते हैं। नम्यता और अनम्यता की विशेषता क्या होती है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए संविधान में एक खास विशेषता ये है कि अगर कहीं कहीं पे कुछ कानून बनाने के लिए संविधान में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो संविधान में राष्ट्रपति ने या तो अध्यादेश जारी कर दिया, या संविधान के दोनों सदन, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, वो दोनों सदन आपस में आकर के बैठ गए और उन्होंने तुरंत 2/3 बहुमतों से कोई भी कानून रातों रात पारित किया और वो देश में लागू कर दिया गया। ये हो गया आपका नम्यता का सिद्धांत। वहीं अनम्यता का सिद्धांत या कठोर सिद्धांत क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए आज से कुछ साल पहले, लगभग 2017 में, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की बात चल रही थी, तो जीएसटी का सीधे सीधे प्रभाव राज्यों पर भी पड़ रहा था, और ये प्रभाव राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भी थोड़ा ज्यादा पड़ने वाला था। तो इस प्रकार के कानूनों को लाने के लिए सरकार को, या भारत के सरकार या भारत की संसद को, अगर राज्यों पे इफेक्ट पड़ने वाले कानून को बनाना था तो राज्य विधानसभाओं से भी उस कानून को पारित कराना था, जिसमें लगभग आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति का होना जरूरी था। तो जब जीएसटी लाया गया तो उस समय भारत की सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में तो ये पारित कराना ही पड़ा, साथ में राज्यों की विधानसभाओं में भी ये आधे से अधिक बहुमत से पास कराना पड़ा। और ये हमें दर्शाता है कि संविधान कहीं कहीं पर अनम्य यानी कि कठोर भी है। तो संविधान लचीला भी है और संविधान देखा जाए तो कहीं कहीं पे बहुत कठोर भी है। तीसरी बात करते हैं हम एकल नागरिकता व मौलिक अधिकार की। अगर मैं बात करूं संविधान की एकल नागरिकता की, तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पे अलास्का में रह रहा है तो उसको अलास्का की नागरिकता लेनी पड़ेगी और साथ में उसको यूएसए की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन आप भारत में, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस तो होगा, लेकिन भारतीयता के नाम पे आप पे एक ही चीज रखी जाएगी, इंडियन। और इंडियन अगर आपके नाम पे, अगर आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, तो ये आपको अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में, आप भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, आप चाहे उसके मूल निवासी हो अथवा ना हो, आप आराम से घूम सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और आपकी नागरिकता पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो जैसा कि आपको पता भी होगा और बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे 7, जो कि 78वां संविधान संशोधन, माफ कीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद में आपके इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300A में डाला गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन आपके 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए और ये मौलिक अधिकार ही हैं जो प्रत्येक नागरिक के जितनी भी आज़ादी है या स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों को जो देने का प्रावधान है वो सबसे बेहतर प्रावधान है, जो एक लोकतंत्र को लोकतंत्र के रूप में दिखाता है, या एक लोकतंत्र को गणतंत्र भी बोल सकते हैं आपसे, उसके रूप में दिखाता है, जहां प्रत्येक नागरिक आराम से अपनी बातों को रख सकता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, समालोचना कर सकता है, उसको दिशा निर्देश दे सकता है। ये सारी चीजें जो दी गई हैं वो मौलिक अधिकार में दी गई हैं। और यहाँ तक कि इसमें मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तक कहा है। वैसे तो बोला गया है कि प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार
का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसको जिसे हम आप बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा तक कहा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। आगे आते हैं मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा, राज्य के नीति निषेक तत्व। तो जिस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार हैं और जिन राज्यों में हम रह रहे हैं, तो वहां भी राज्यों के भी अपने मौलिक अधिकार होते हैं जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, अर्थात वो न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। आपके जैसे मौलिक अधिकार हैं तो राज्य अपने हितों को लेकर के भी अपने मौलिक अधिकारों को अपने साथ रखता है, जिनको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप अगर फुल फॉर्म भी चाहेंगे तो एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसके बारे में बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य, जब आप अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य भी आपके बनते हैं, और अगर आप किसी देश को लोकतंत्र के रूप में देखना चाह रहे हैं और किसी देश में आप अच्छे से रहना चाह रहे हैं, तो सारे कर्तव्य सरकार के नहीं हैं। सरकार के अलावा नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो उस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, उस देश की परंपराओं को, उस देश के नियमों कानूनों को सर्वोपरि बना के रखते हैं। जिनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि अपने बच्चों को, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है, कि अपने बच्चों को आपको शिक्षा के लिए भेजना है, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का और भारत के झंडे का आपको सम्मान करना है, और ये चीज़ें आपसे डरा धमका के नहीं कराई जा सकती। इसके लिए आपको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। जब मैं आपसे लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ, तो लोगों के द्वारा या गण के द्वारा बनाए हुए तंत्र को हम गणतंत्र बोलते हैं। और जब गणतंत्र बोल रहे हैं तो आपको अपना राजा चुनने का भी अधिकार है, और यहाँ पर आप जब मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो बिना लिंग, जाति, धर्म को देखे हुए और ना ही बिना क्षेत्र को देखे हुए आप सबको, जो कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं, उनको मत देने का अधिकार रखते हैं। अगर वो दूर किसी राज्य में बहुत सुदूर जगह पे भी है तो भी भारत सरकार उसके मत के लिए वहाँ पर आपका जो संस्था पोलिंग बूथ होता है उसको बनाना होगा, और आप किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं छोड़ सकते कि ये तो अकेला बैठा हुआ है और अब इसके वोट की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर विधायिका और कार्यपालिका कार्य ढंग से नहीं करेगी तो हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो कि किसी के दबाव में नहीं रहती है, सीधे राष्ट्रपति को जो कि रिपोर्ट करती है, और इनके भी 3 चरण होते हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं को, नियमों को सुचारू रूप से, तरीके से चलाने का कार्य करती है। तो ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। संसदीय शासन प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर नेताओं को या विधायकों को या सांसदों को चुन करके भेज रहे हैं तो उन सांसदों और विधायकों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो जिस जनता के द्वारा चुन के आए हैं तो उस जनता के द्वारा की गई मांगों को पूरा करने के लिए कानूनों को बनाएंगे, और इसके लिए पूरी प्रक्रिया रखी गई है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके हमने एक संसदीय प्रणाली का निर्माण किया है। पंथ निरपेक्षता, ये तीसरी बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कार्य बिना जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किया जाता है। और जब मैं शब्द बोल रहा हूँ धर्म, तो इसका मतलब ये है कि देश में चाहे अल्पसंख्यक रह रहे हों, चाहे बहुसंख्यक रह रहे हों, और चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या जो भी किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हों, उनके अधिकारों का हम शोषण नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। शक्तियों का क्षैतिज और लंबवत वितरण, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों बराबर की शक्तियां रखते हैं, और जहां पर कोई भी एक या 2 संस्थाएं कार्य नहीं करेंगी तो तीसरी संस्था उसको हटाने का, उसको समझाने का कार्य कर सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका के व्यक्ति अगर ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो विधायिका पर यह अधिकार है कि संबंधित अधिकारी को उस पोस्ट से या संबंधित मंत्री को उस पोस्ट से हटा दिया जाए।
मान लीजिए अगर विधायिका ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ये न्यायपालिका का अधिकार बनता है कि संबंधित विधायिका को ये निर्देश दिया जाए कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं या संविधान का ढंग से संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो आपको पहला कर्तव्य है संविधान को बचा के रखने का। इस पे न्यायपालिका कोई भी निर्णय ले सकती है या कोई भी कठोर तक निर्णय या सुझाव भी दे सकती है। और तीसरा कि अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका में बैठा हुआ व्यक्ति ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो ये भारत की संसद पे अधिकार है कि आप उस न्यायपालिका जो कि हमने सर्वोच्च रखा हुआ है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा हुआ है, उस व्यक्ति को वहां से हटाने के लिए महाभियोग भी चला सकते हैं। ये शक्तियों का आपका क्षैतिज वितरण है। जबकि लंबवत वितरण में अगर आप देखें तो जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई, या बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति और छोटी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसी तरह से केंद्र के पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा हैं जबकि राज्यों के पास शक्तियां थोड़ी कम दी गई हैं। तो ये जो वितरण किया गया है ये शक्तियों का क्षैतिज वितरण है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक दिया हुआ वितरण है। और अंतिम है आपका, और अंतिम वितरण, माफ कीजिएगा, अंतिम वितरण है शक्तियों का केंद्रीकरण ना होने देना। शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया तो चाहे हम लोकतंत्र में हो चाहे हम राजतंत्र में हो, दोनों एक ही हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री लगातार किसी पोस्ट पे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा लिए जाने वाले फैसले जो हैं वो सारे एक ही पक्ष में आ रहे हैं। हालांकि भारत के लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री भी होगा वो भी सारे फैसले एक संग एक मत में नहीं ले सकता। अगर इस तरह का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं होता तो हो सकता था कि देखने में आपको ये लोकतंत्र लगता और ये वास्तव में राजतंत्र या तानाशाही की तरह कार्य कर रहा होता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि शक्तियों को क्षैतिज और लंबवत रूप में बांटा गया है, इसीलिए जो शक्तियों का वितरण है वो आपको किसी भी शक्ति को केंद्रीकृत होने नहीं देता, और ये संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि संविधान क्या था, किस तरीके से बना, संविधान की क्या विशेषताएं रहीं, संविधान कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके आपको इसके एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बताएंगे। तब तक आप AWT परिवार से जुड़े रहिए। मैं गौरव आपका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। नमस्कार।